नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। पहला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित हैं या हैं? महाकाव्य और उनके रचयिता कुमार संभवम कालिदास, पृथ्वीराज विजय जयानक, हम्मीर महाकाव्य नयनचंद सूरी या नैचंद सूरी और शिशुपाल बद्ध वाण भट्ट। आपके विकल्प हैं केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल दो, तीन और चार कि केवल एक, दो और तीन। कुमार संभवन के संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना है कि यह कालिदास की एक महाकाव्य कविता है जिसे शास्त्रीय संस्कृत में सबसे बड़ी काव्य कविता के रूप में माना जाता है। मूल रूप से यह शिव और पार्वती के पुत्र कुमार कार्तिकेय के जन्म की कहानी के बारे में वर्णन करती है। पृथ्वीराज विजय चाहमान शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिन्हें पृथ्वीराज चौहान के रूप में भी जाना जाता है, के जीवन पर एक प्रशस्ति मूलक संस्कृत महाकाव्य कविता है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि इसकी रचना 1191-92 ईस्वी के आसपास कश्मीरी कवि इतिहासकार जयानक ने की थी। पृथ्वीराज के जीवनी के अलावा यह कविता उनके पूर्वजों का भी विवरण देती है। वहीं दूसरी ओर जब हम बात करते हैं हम्मीर महाकाव्य की, तो यह जैन विद्वान नैचंद सूरी, जिन्हें नयनचंद्र सूरी के रूप में भी जाना जाता है, उनके द्वारा लिखित 15वीं शताब्दी की एक संस्कृत महाकाव्य कविता है, जो 13वीं शताब्दी के एक शासक हम्मीर की पौराणिक जीवनी है। इसके अलावा शिशुपाल बद्ध के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह मूल रूप से माघ के द्वारा रचित संस्कृत कविता या काव्य है, जिसे 7वीं या 8वीं शताब्दी में रचित किया गया था। इस रूप में आप देख सकते हैं कि पहला, दूसरा और तीसरा कथन सुमेलित हैं। हालांकि चौथा विकल्प सही नहीं है और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, केवल एक, दो और तीन। आज के इंडियन एक्सप्रेस में पृथ्वीराज चौहान से संबंधित आलेख प्रकाशित हुआ है, जिससे यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल से किए गए उत्खनन से निम्नलिखित में से क्या मिला था? ताबूत कब्रगाह, कांस्य नित्यांगना की मूर्ति, पशुपति सील या मोहर की चावल की भूसी। आपके विकल्प हैं केवल एक और चार, केवल दो, तीन और चार, केवल चार की केवल एक, दो और तीन। लोथल के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि लोथल गुजरात में स्थित प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिण शहरों में से एक है, जिसका निर्माण लगभग 2400 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार लोथल में दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात गोदीबाड़ा था, जो शहर को सिंध और साथ ही साथ सौराष्ट्र और साबरमती नदी के माध्यम से प्राचीन मार्गों से जोड़ देता था। लोथल इस प्रकार से एक महत्वपूर्ण और संपन्न व्यापार केंद्र था, जहां पे मोतियों, रत्नों, मूल्यवान गहरों का व्यापार पश्चिम एशिया और अफ्रीका के सुदूर कोनों तक देखा जाता था। लोथल से विविध प्रकार के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें अग्निवेदी, इसके अलावा आधुनिक शतरंज के साक्ष्य, जहाज की टेराकोटा आकृति और चावल की भूसी के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इस रूप में आप देख सकते हैं कि केवल चौथा विकल्प ही इसमें सही सुमेलित है और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, केवल चार। आज के इंडियन एक्सप्रेस में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है, क्योंकि अभी हाल में ही भारत अमेरिका के द्वारा प्रस्तावित इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का सदस्य बना है, जिसमें भारत सहित 12 अन्य देशों को भी शामिल किया गया है। भारत के लिए इसकी महत्ता ऐतिहासिक संदर्भ में भी है, क्योंकि दुनिया का सबसे पुराना वाणिज्यिक बंदरगाह लोथल गुजरात में ही अवस्थित था। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, हाल ही में चर्चा में रहा परम पोरुल है तमिलनाडु का एक हस्तशिल्प, जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेतक टैग प्राप्त हुआ है। बौद्ध भिक्षुओं का एक समूह, जिन्हें कालब्र वंश के शासकों का शाही संरक्षण प्राप्त था, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत राष्ट्र को समर्पित एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर की पश्चिमी घाट में स्थित एक गुफा, जो बौद्ध रॉक कट वास्तुकला के लिए जानी जाती है। हाल ही में भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी एनआईटी त्रिची में परम पोरुल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किया गया है।
आपको ये ध्यान रखना है NIT तिरुचिरापल्ली, जिसे NIT त्रिची के रूप में भी जाना जाता है, वह अन्य सभी IITs आदि के बीच राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का हिस्सा बनने वाला एकमात्र NIT है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का उद्देश्य उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग क्षमता वाले प्रौद्योगिकी संस्थानों को सशक्त बनाना है, जिनका उपयोग कंप्यूटेशनल रूप से गहन समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जो कंप्यूटर के लिए वर्तमान में उच्चतम परिचालन दर या उसके निकट प्रदर्शन करता है। आमतौर पर इसके प्रसंस्करण गति की माप को पेटाफ्लॉप्स आदि में मापा जाता है और इसे प्रति सेकंड 1000 ट्रिलियन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस रूप में परम पोरुल क्या है? राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत राष्ट्र को समर्पित एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा सी। आज के पत्र सूचना कार्यालय में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान गढ़वाल हिमालय में स्थित है या है? गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। आपके विकल्प हैं केवल 4, केवल 1, 2 और 4, केवल 1 और 4 की केवल 1, 2 और 3। जब हम बात करते हैं गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यह उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है और यह पार्क गढ़वाल हिमालय के ऊंचे इलाकों में स्थित है। यहाँ हिम तेंदुआ, भूरा भालू, कस्तूरी मृग जैसे पशु निवास करते हैं। जब हम बात करते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की, तो आपको ध्यान रखना है कि इसे नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भी जाना जाता है, जो उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल जिले में नंदा देवी की चोटी के आसपास स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान को 1988 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अंकित किया गया था। बाद में इसका विस्तार किया गया और 2005 में इसका नाम बदलकर नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क कर दिया गया था। जब बात की जाती है रानी झांसी नेशनल पार्क की, तो आपको ध्यान रखना है कि वास्तव में यह एक मरीन नेशनल पार्क यानी सामुद्रिक नेशनल पार्क है, जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अवस्थित है। वहीं दूसरी ओर नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले में स्थित है, जो पूर्वी हिमालय में एक जैव विविधता हॉट स्पॉट है, जिसमें 1000 से अधिक पुष्प और 1400 जीव प्रजातियां पाई जाती हैं। इस रूप में गढ़वाल हिमालय में अवस्थित राष्ट्रीय उद्यानों में गोविंद पशु विहार और नंदा देवी की आप गणना कर सकते हैं और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, केवल 1 और 4। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अब हम यूपीएससी के द्वारा 2014 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। भद्राचलम, चंदेरी, कांचीपुरम, करनाल। उपर्युक्त में से कौन कौन से पारंपरिक साड़ी या वस्त्र उत्पादन के लिए विख्यात हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3 की 1, 3 और 4। जब हम बात करते हैं भद्राचलम की, तो आपको इस संदर्भ में याद रखना है कि यह तेलंगाना का एक महत्वपूर्ण शहर है, जो भगवान राम के भद्राचलम मंदिर के साथ एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल है। वहीं जब बात की जाती है चंदेरी की, तो चंदेरी मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में एक शहर के रूप में विख्यात है, जहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय हस्तशिल्प है और यहां की साड़ियां पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इसी प्रकार से तमिलनाडु में कांचीपुरम रेशम की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर भगवान विष्णु के भी अनेक मंदिर अवस्थित हैं। जब बात की जाती है करनाल की, तो करनाल हरियाणा राज्य में अवस्थित है, जो मुख्य रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के द्वारा दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दौरान एक शरण स्थल के रूप में इस्तेमाल किया गया था और साथ ही यह करनाल के युद्ध 1739 के लिए भी प्रसिद्ध है, जो फारस के नादिर शाह और मुगल साम्राज्य के बीच देखा गया था। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि केवल चंदेरी और कांचीपुरम ही वस्त्र अथवा साड़ी के लिए विख्यात हैं और इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल 2 और
3। अब हम बात कर लेते हैं आज के तथ्य यानी फैक्ट ऑफ द डे की, जिसमें हम बात करेंगे विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल पर जो आज के पत्र सूचना कार्यालय में प्रकाशित हुआ है। हाल ही में विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल को 5 वर्ष पूरे हुए हैं और यह है भारत में निवेशकों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सुविधा के संदर्भ में भारत सरकार का नवीन ऑनलाइन एकल बिंदु इंटरफेस है। यह पोर्टल उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा प्रशासित किया जाता है। इस पोर्टल के माध्यम से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अनुमोदन मार्ग के तहत आवेदनों की एकल खिड़की निकासी की सुविधा प्रदान करने के रूप में कार्य किया जाता है। सरकारी सूचना के अनुसार 2017 में जब विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को समाप्त कर दिया गया और उसके बाद से विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल को प्रारंभ कर दिया गया है, तब से लेकर अब तक विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल के माध्यम से कुल 853 एफडीआई प्रस्तावों का निपटारा किया गया है। इससे संबंधित प्रक्रिया में सरकारी अनुमोदन के लिए एफडीआई प्रस्ताव अब केवल विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल पर ही दाखिल करना आवश्यक है, जिसे उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा प्रबंधित किया जाता है। विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल पर दायर प्रस्तावों को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय को अग्रेषित किया जाता है और साथ ही टिप्पणियों के लिए विदेश मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और आवश्यक सुरक्षा मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय को भी चिन्हित किया जाता है। सरकार के अनुसार विदेशी निवेश मंजूरी के लिए एकल पोर्टल पर कार्य करने से इसका सकारात्मक परिणाम भी देखा गया है। इससे न केवल एफडीआई में वृद्धि हुई है, अपितु एफडीआई लाने वाले देशों की संख्या में भी वृद्धि देखी गई है। जैसे कि वित्त वर्ष 2014-15 में भारत में एफडीआई का प्रवाह मात्र 45.15 बिलियन अमेरिकी डॉलर ही था, जो 2016-17 में बढ़कर 60.22 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। वित्त वर्ष 2021-22 में तो इसमें और वृद्धि देखी गई, बावजूद इसके कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी और हाल ही में रूस यूक्रेन संघर्ष का सामना कर रही है। इसके बावजूद इस काल अवधि के दौरान एफडीआई भारत को लगभग 83.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुई है। यह 101 देशों से प्राप्त हुई है, जो काफी प्रोत्साहनकारी है, जबकि पिछले वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 97 देशों से ही एफडीआई प्राप्त हुई थी। इसके तहत एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए समस्त मंत्रालय और विभागों के द्वारा एसएमएस और ईमेल के माध्यम से स्वचालित अलर्ट के द्वारा कार्य किया जाता है, ताकि लंबित प्रस्तावों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जा सके। सरकार इसको लेकर नियमित प्रशिक्षण सत्र और गोलमेज सम्मेलनों को भी आयोजित करती है, ताकि कम से कम अवधि में इसको सुनिश्चित किया जा सके। इस प्रकार एफडीआई आकर्षित करने में सरकार का जो निरंतर प्रयास है, वह आगे आने वाले वर्षों में भारत को और बेहतर निवेशक अनुकूल गंतव्य बना सकता है। बायजूस एग्जाम प्रेप के आज के सत्र में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।